Hello everyone, and this is Professor Priya Mehta, and today we are doing postmortem series of CS Professional. The subject is drafting, pleadings and appearances. I hope paper अच्छा गया है, ठीक है? और मैं मानती हूँ कि काफ़ी सारी चीज़ें थोड़ी सी twist करके पूछी हुई थी, but if you could have understood the question well, the answers were very simple, ठीक है? हाँ, आई अंडरस्टैंड डायरेक्ट ड्राफ्ट्स थोड़े कम पूछे थे, बट इनडायरेक्टली बहुत कुछ पूछा था जो ड्राफ्ट से ही रिलेटेड था. सो आई होप दैट योर अटेम्प्ट वाज गुड. Also, this lecture could be viewed by anybody who has given the attempt or is going to give the attempt. I'm going to discuss how do you write the answers, what are the correct answers for the questions given, and definitely which question you should have attempted first, which you should have attempted later, etc. But right now I'm going serially and then we see ahead. अच्छा, आपको फर्स्ट ही क्वेश्चन में पूरा एक केस स्टडी बेस्ड कुछ एक क्वेश्चन आया था, ठीक है? और आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस उन्होंने पूछे, 5-5 मार्क के 5 पूछे, मतलब 25 मार्क का क्वेश्चन 1 था, ठीक है? अच्छा, आप ना पूरा का पूरा केस नहीं भी पढ़ते, फिर भी आप आंसर्स अटेम्प्ट कर सकते थे. सो हमेशा जब भी केस पूछा हो, डू नॉट सी द केस फर्स्ट सी द क्वेश्चंस व्हिच आर आस्क्ड, ठीक है? सबसे पहला आपको गाइड करना है XYZ लिमिटेड को टू पास द रेजोल्यूशन कि एक ऑल्टरनेटिव मेथड बताओ फॉर स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप. कौन से रिक्वायरमेंट्स कंपनी को फुलफिल करने पड़ेंगे. अब आप पहले तो केस स्टडी पूरा पढ़ लीजिए, पॉज करके देख लीजिए एक बार, फिर आप आंसर्स पे आइएगा. यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक कंपनी है, ठीक है, और उसके एक डायरेक्टर ने भी कुछ गलत किया हुआ है. कंपनी भी सोच रही है कि कुछ बेटर आगे करे, तो दे आर सीइंग ऑफ अदर पार्टनरशिप्स एंड एवरीथिंग ओवर हियर. अब अल्टरनेट मेथड फॉर स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप एक ही आता है दिमाग में, विच इज व्हाट? जॉइंट वेंचर. तो सबसे पहला ही क्वेश्चन कौन से रिक्वायरमेंट्स आपको कंप्लाई करने पड़ेंगे वो पूछा हुआ है. तो जॉइंट वेंचर के कौन से रिक्वायरमेंट्स है, जैसे आपको नेम डिसाइड करना पड़ेगा एसपीवी का, ठीक है? दे हैड आस्क्ड यू कोवेनेंट्स ऑफ जॉइंट वेंचर इन अ वे. कैपिटल कंट्रीब्यूशन, टर्म रिन्यूअल की बात कर सकते थे आप, स्कोप ऑफ वर्क की बात कर सकते थे, ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉयज, एक्सपोर्ट्स, रॉयल्टी, रिपैट्रिएशन ऑफ फंड्स, लाइसेंस, परमिशन, कॉस्ट ऑफ लीगल सर्विसेज, प्रोटेक्शन ऑफ IPR. इनमें से कोई भी 6 to 8 आपको लिखने थे फॉर योर फर्स्ट आंसर. The only thing that you had to crack down is whether it was joint venture or something else. Okay. Moving on to the second one. अच्छा, ये जो सेम केस स्टडी पूछा है, the same case study which is written, ठीक है, ये 25.66% इक्विटी शेयर्स, इतना लाख रुपया उसकी सैलरी थी, GST के बारे में. द सेम टू सेम क्वेश्चन इज देयर इन योर JKSC टेक्स्ट बुक. यही 25.66 सेम टू सेम. और आपको पूछा था कि एक ओपिनियन बनाना है, ठीक है? व्हाट वाज द क्वेश्चन आस्क्ड टू यू? राइट एन ओपिनियन. नाउ कैन आई से, अगर आपको पहले से पता होता कि यही वाला आंसर पूछा है, आप धड़ाधड़ ओपिनियन का फॉर्मेट लिख देते, ठीक है? फिर मैंने आपको समझाया था कि बॉडी में थोड़ा सा लिखेगा जो क्वेश्चन में दिया गया है. ऑल राइट. एंड कैन आई से इन दी एंड यू जस्ट हैड टू गिव योर ओपिनियन, ठीक है? यहाँ पे ओपिनियन जो है हमने कहीं ना कहीं मॉडिफाइड ओपिनियन दिया था. तो यू कुड हैव गिवन योर ओपिनियन कि W बेचारा पूछ रहा है कि क्या ओपिनियन है इसका. सो वी हैड गिवन एन अनमॉडिफाइड ओपिनियन कि W की बैंक अकाउंट को सीज करने का कोई मतलब ही नहीं होता है. अगर कंपनी ने कुछ गलत किया है, कुछ भी अभी तक प्रूव नहीं हुआ है, तो उसमें W के बैंक अकाउंट को सीज करने का कोई मतलब नहीं है. सो यू हैड टू मेंटेन द फॉर्मेट, write down these things. The same case study was asked in the exam, and the last में you just have to put a small disclaimer with the opinion. That's it. ठीक है? एडवाइस कौन सी रेमेडीज अवेलेबल है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में? देर आर सो मेनी रेमेडीज दैट यू हैव ओवर हियर. ऑलराइट, कौन सी रेमेडीज आपके पास है? यस. So you have a lot of remedies to be spoken about over here, ठीक है? जैसे कि आपके पास क्वांटम मेरिवेट है, ठीक है?
फिर आपके पास ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए डिक्री फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस है, इंजंक्शन है, all right, perpetual injunctions and temporary injunctions. So can I say you had to write only 4 of them: quantum meruit, suit for specific performance, injunctions and perpetual injunctions. Basically आप या तो damages लिख सकते थे या तो ये 4. So can I say these are the types of reliefs that you get when the contract is breached. सबके बारे में आप थोड़ा थोड़ा लिख देते तो आपका 5 मार्क का आंसर रेडी था. टेंडर बनाने के लिए कौन सी चीजें दिमाग में रखी जाती है? स्ट्रेट फॉरवर्ड वंस अगेन, नेम एंड एड्रेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, सब्जेक्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट, इंडेक्स, इंपॉर्टेंट डेट्स. नाउ कैन आई से इन्होंने ये टाइम फोकस किया था ऑन द पॉइंटर्स रादर देन ऑन द होल ड्राफ्ट. ठीक है, जॉब डिस्क्रिप्शन, फीस डिपॉजिट्स, पता है 4 फीचर ऑफ EMD. यस, सो ऑल दीज थिंग्स यू हैड टू राइट. देयर वर अ लॉट ऑफ लाइक 14 पॉइंट्स ओवर हियर. एटलीस्ट 8 से 10 पॉइंट्स आपके आंसर्स में होने ही चाहिए थे. ओके, ये चैप्टर 1 का ही था. ठीक है, कौन सी चीजें ई कॉन्ट्रैक्ट्स में होनी चाहिए एंड हाउ शैल द लिमिटेशन ऑफ लायबिलिटी ऑफ XYZ बी एड्रेस्ड अंडर ई कॉन्ट्रैक्ट्स. नाउ व्हाट आर ई कॉन्ट्रैक्ट्स? ई कॉन्ट्रैक्ट्स आर नथिंग बट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट्स. और कौन से चीजें यहाँ पे होनी ही चाहिए, कौन से प्रोहिबिशंस का होना जरूरी था? तो कॉन्ट्रैक्ट कैन आई से मस्ट स्पेसिफिकली प्रोहिबिट द फॉलोइंग. ठीक है, डीप इंक, पेज स्क्रैप, रोबोट, स्पाइडर यूज करने की कोई जरूरत नहीं है. रिप्रोड्यूसिंग द नेविगेशनल स्ट्रक्चर, सर्कमवेंटिंग, अटेम्प्टिंग टू गेन अनऑथराइज्ड एक्सेस, हार्वेस्टिंग और कलेक्टिंग यूजर नेम्स, प्रोबिंग, स्कैनिंग, टेस्टिंग, ट्रेसिंग, ये सब कोई करने की जरूरत नहीं थी. अगेन अ डायरेक्ट क्वेश्चंस. ठीक है, ड्राफ्टिंग ऑफ कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट्स में यानी कि चैप्टर नंबर 8 में ही आपको प्रोहिबिशंस में ये मिल जाएगा. ओके, देन क्वेश्चन 2A. भारती बाय अ डीड ऑफ गिफ्ट मेड ओवर सर्टेन प्रॉपर्टी टू हर डॉटर नर्मदा एंड डायरेक्टिंग हर टू पे द एन्युइटी टू द डोनर्स ब्रदर. यानी कि गिफ्ट दी गई है और ये भी बोला गया है कि मेरे भाई को इतना इतना पैसा जाना चाहिए. ठीक है, नर्मदा ने डिक्लाइन कर दिया कि मैं ये प्रॉमिस नहीं मानूंगी. गिफ्ट डीड बना ली बट ये डिक्लाइन कर दिया कि मैं ये जो बर्डन है वो अपने सर पे नहीं लूंगी. डेफिनेटली द शॉर्ट आंसर इज नथिंग बट योर वो भी कौन सी गिफ्ट? ऑनरस गिफ्ट्स. ऑनरस गिफ्ट्स का मतलब ही ये होता है कि वो कौन सी गिफ्ट्स होती है? बर्डन सम गिफ्ट्स होती है. अगर बहुत सारी चीजें एक ही साथ ट्रांसफर हो रही है और आपने पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट कहीं ना कहीं साइन कर लिया है तो अब आपको वो निभाना ही पड़ेगा. यू कैन नॉट एप्रोबेट एंड रिप्रोबेट एट द सेम टाइम. यू कैन आइदर एप्रोबेट और रिप्रोबेट, मतलब एक्सेप्ट रिजेक्ट एक वक्त पे नहीं कर सकते. या तो पूरा एक्सेप्ट करो या तो पूरा रिजेक्ट कर दो. ठीक है, बट हाँ, अगर गिफ्ट 2 से ज्यादा इंडिपेंडेंट ट्रांसफर्स में रखी गई है तो हाँ, जाहिर सी बात है आप एक को एक्सेप्ट कर लो, दूसरे को रिजेक्ट कर दो. बट यहाँ पे क्वेश्चन बहुत सही था, बहुत डायरेक्ट था कि आपको yes, as she had promised her brother Ram before getting the said property. भारती ने गिफ्ट डीड बनाया over a certain property to her daughter Narmada and directed her to pay the annuity. ठीक है, as she promised her brother Ram before gifting the said promise. On the same day Narmada ने execute किया in favor of the donor's brother agreeing to pay the annuity. Now can I say उसने agree कर लिया है but फिर भी नहीं करती है तो क्या ये टेनेबल है कि नहीं है? नो, कैन आई से इट्स नॉट टेनेबल. और वो बोलती है कंसिडरेशन मूव नहीं हुआ. बट आपको भी पता है कंप्लीटेड गिफ्ट्स इज एन एक्सेप्शन टू कंसिडरेशन. ठीक है, तो यहाँ पे नर्मदा का जो रिएक्शन है वो बिल्कुल टेनेबल नहीं है. आपको ऑनरस गिफ्ट्स के बारे में बोलना चाहिए था इन द प्रोविजन. ठीक है, फिर आपको बोलना चाहिए था अबाउट कंसिडरेशन. ओके, यानी नो कंसिडरेशन, नो कॉन्ट्रैक्ट का एक्सेप्शन. देन आपको फैक्ट्स ऑफ द केस बोलने चाहिए थे एंड देन कंक्लूजन कि नर्मदा जो बोल रही है वो बिल्कुल गलत है. इन सिंपल मॉर्गेज द सिक्योरिटी फॉर डेट इज टू फोल्ड. इलूसिडेट एंड साइट द केसेस. नाउ कैन आई से यहाँ पे सिंपल मॉर्गेज में आपको पहले तो सिंपल मॉर्गेज समझाना चाहिए था, थोड़ी बहुत कैरेक्टरिस्टिक्स बोलने चाहिए थे. क्या सिंपल मॉर्गेज में पर्सनल ऑब्लिगेशन है और प्रॉपर्टी की भी ऑब्लिगेशन है कि नहीं है? हाँ. फोरक्लोजर, कहीं ना कहीं ये कोर्ट से परमिशन लेना बहुत जरूरी है बिफोर द ऑपोजिट पर्सन गिव्स अवे योर प्रॉपर्टी. अमालगमेशन एक मर्जर है. ठीक है,
It may either be transfer of 2 or more companies into new or into an existing one. When transfer a company stands dissolved due to amalgamation, explain the legal proceedings pending before the court in which transferor company was a party. यानी कि लीगल प्रोसीडिंग का क्या होगा, आपको मैंने अमालगमेशन का पूरा ड्राफ्ट लिखवाया है, ठीक है। पहले तो आपको अमालगमेशन की मीनिंग बतानी थी, उसके साथ साथ ये भी बताना था कि कौन सी चीजें ट्रांसफर हो जाएगी, यानी क्या कोई भी 3 से 4 आपको कोवेनेंट्स लिखने थे कि नहीं लिखने थे। हाँ, ट्रांसफर ऑफ असेट, ट्रांसफर ऑफ लायबिलिटी, देन शेयर वैल्यूएशन, एंड क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया है लीगल प्रोसीडिंग, आपको लीगल प्रोसीडिंग के बारे में भी लिखना चाहिए था। तो 4 लिखने के बाद फिर आप नीचे बताते कि लीगल प्रोसीडिंग जितनी भी बेचारे ट्रांसफरर कंपनी की है वो सारी की सारी किसकी निभानी हो जाती है, अब this will stand to the transferee company. So it was very simple. You just had to focus on 4 to 5 covenants over here post writing the definition of amalgamation. 3A, a competent jurisdictional authority has issued a show cause notice to Abdul Rahman. He has sought your advice for the reply. What are the points that you should consider while replying to a show cause notice? एक show cause notice को reply करने के लिए कहना से हमारे को क्या क्या ध्यान रखना पड़ेगा कि आपकी शो कॉज जो है राइटिंग में होनी चाहिए, करेक्ट फैक्ट्स बतानी चाहिए, चार्जेस शुड बी लेवल स्पेसिफिकली, प्रपोज्ड एक्शन मेंशन होनी चाहिए, टाइम लिमिट्स बतानी चाहिए, देन रेफरेंसेस, एनेक्शर्स, ये सब शो कॉज देखने के वक्त आपको पता होना चाहिए। और उसके रिप्लाई देते वक्त हर एक पैरा को अटेंड करना आपकी जिम्मेदारी होती है, ठीक है। फिर हर पैरा अटेंड होने के बाद कैन आई से यू हैव टू सी वेदर all the points that you are speaking in the show cause notices are within the time limit. तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि सारे पैरास अटेंडेड है, सारी की सारी चीजें टाइम लिमिट पे है, डेटेड है आपका रिप्लाई। तो अगर आपको SCN पता है आप उसका रिप्लाई ऑटोमेटिकली कर सकते हो, ठीक है, कि एड्रेस मेंशन होना चाहिए रिप्लाई में भी, एडिक्वेट टाइम जो आपको दिया गया है उसी में आपका रिप्लाई होना चाहिए, टाइम लिमिट्स जो आपने प्रोवाइड करी है अगर आपको भी कोई टाइम लिमिट्स प्रोवाइड करनी है तो वो भी आपकी प्रोवाइडेड होनी चाहिए। अगर कोई वायोलेशन ऑफ लॉ आपने नहीं किया है, सो दिस इज द रिप्लाई, दिस इज हाउ टू राइट अ शो कॉज। उन्होंने सिर्फ उल्टा पूछा था कि रिप्लाई करते वक्त मुझे क्या क्या ध्यान रखना है, नेम ऑफ द इश्यूअर लिखना है तो यहाँ पे आपको नेम ऑफ द डिफेंडेंट लिखना है, इश्यूज राइटिंग में लिखने हैं, हाँ क्लियर लैंग्वेज में होने चाहिए, करेक्ट फैक्ट्स होने चाहिए, चार्जेस जो भी है, प्रपोज्ड एक्शन जो भी है, वो सारा कुछ जो रिप्लाई के वक्त सोचना है सेम टू सेम जो शो कॉज नोटिस के वक्त हम सोचते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको बोला गया था ड्राफ्ट रिप्लाई टू अंडर सेक्शन 138 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, ठीक है, क्वाइट ऑन पॉइंट। यहाँ पे आपको याद होगा हमने एक पूरा का पूरा रिप्लाई टू दिस नोटिस किया था 138 में। कोई आपको बोल रहा था कि आपने जो चेक है उसका पेमेंट नहीं किया है, ठीक है, वगैरह वगैरह, कि आपको पेमेंट कर देना चाहिए था बट अब आप नहीं कर रहे हो तो हम कुछ कर लेंगे। तो हमने भी रिप्लाई किया कि आपने जो हमको बोला था हमारा चेक जो आप बोल रहे हो कि कहीं ना कहीं गलत है, हमने पेमेंट नहीं किए है, ये गलत है, क्योंकि हमारी जिस तरह की बात हुई थी आपके आउटडेटेड मशीन्स जो है वो मशीन्स बिके ही नहीं तो हम पेमेंट कैसे करें, ठीक है। तो आप 138 जो है हमारे पे लगा ही नहीं सकते क्योंकि हमने कुछ गलत किया ही नहीं है। सो दिस वाज योर होल नोटिस, मैंने आपको हैंड रिटन फॉर्मेट में भी ये लिखवा के दिया हुआ है। यू हैव टू फोकस ऑन वन थिंग विच इज द फॉर्मेटिंग, okay. Draft a resolution for approval and adoption of CSR policy, again so much direct, पूरा का पूरा रेजोल्यूशन आपके टेक्स्ट बुक में छपा हुआ है। कैन आई से इट वाज नथिंग बट दिस आंसर, इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी का नहीं बट अप्रूवल एंड अडॉप्शन ऑफ CSR पॉलिसी, दिस वन, ठीक है, कि परसुएंट टू सेक्शन, आपको पता ही है मैं कैसे याद रखवाती थी, सेक्शन कंपनीज एक्ट, CSR रिकमेंडेशंस, CSR पॉलिसी इज हियर बाय अप्रूव्ड एंड डायरेक्टर्स जो है नेसेसरी स्टेप्स लेने वाले हैं फॉर 5 मार्क्स। आई थिंक इट वाज अ ग्रेट क्वेश्चन टू अटेम्प्ट। लेट्स गो टू द फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ में आपको ऑप्शन था 4 और 4A। एक्सप्लेन द कंडीशंस जो नेसेसरी है फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ क्वांटम मेरिट। अगेन अ डायरेक्ट क्वेश्चन, 3 ही कंडीशन थी, ठीक है। फर्स्ट के क्लेमेंट should either do something lawfully, okay, and should have other person deliver something to him. Second,
is that while delivering, the claimant must not act gratuitously, and thirdly, the person for whom something is done must enjoy the thing for which it is done. तो ये तीन ही कंडीशंस थी जो आपको सेक्शन 70 की यहाँ पे लिखनी थी. ऑफ कोर्स पहले क्वांटम मेरिट समझाते, पहले ब्रीच से स्टार्ट करते क्वांटम मेरिट, एंड देन ये तीन कंडीशन आपको लिखनी थी. What you understand by alternate dispute resolution mechanism, डेफिनेटली उसके जो टाइप्स है आपको इल्यूसिडेट करने थे. ना तीन ही टाइप्स है, तीनों की तीनों आपके टेक्स्ट बुक में मौजूद है. वन इज आर्बिट्रेशन, ठीक है, हमने आर्बिट्रेशन के बारे में डैप को अड्डा करके उनके कोवेनेंट्स याद करे हुए हैं, तो वो आपको लिखने थे, जैसे कोऑपरेशन, कॉस्ट, ड्यूरेशन, एप्लीकेबिलिटी ऑफ द एक्ट, अपॉइंटमेंट ऑफ द आर्बिट्रेटर. फिर कंसिलिएशन और मीडिएशन, मीडिएशन में तीन ही पॉइंट्स थे जो आपको लिखने थे. कंसिलिएशन और आर्बिट्रेशन का थोड़ा सा कंबाइन भी कर सकते थे. तो आर्बिट्रेशन थोड़ा सा समझाना था उनके तीन कोवेनेंट्स, कंसिलिएशन समझाना था, मीडिएशन समझाना था और उसके तीन कोवेनेंट्स. तो इतना ही करके आपको थियोरी बस बतानी थी. तो ऐसा नहीं है ड्राफ्ट नहीं पूछे है, ड्राफ्ट तो पूछे है, बट बात यह है कि प्रॉपर ड्राफ्ट नहीं पूछे. 10-10 मार्क के आपको ये छोटे छोटे पार्ट्स बहुत पूछे. CSAS 3, अगर कोई भी अपॉइंटिंग अथॉरिटी, हाउ शुड यू डील विथ, अगर कोई अपॉइंटिंग अथॉरिटी एक लिमिटेशन रखती है ऑन द स्कोप ऑफ ऑडिट, तो आप इसको डील कैसे करोगे. ठीक है, नाउ कैन आई से ये पूरा का पूरा लिमिटेशन का ही पैराग्राफ आपको छापना था. ऑलराइट, अगर कोई आपके ऊपर कुछ भी रखता है तो यू नीड टू एक्सप्रेस आइदर अ मॉडिफाइड ओपिनियन और डिस्क्लेम द ओपिनियन. ठीक है, एंड शैल रिक्वेस्ट द अथॉरिटी टू रिमूव द लिमिटेशन. बट इफ इट फेल्स टू, तो मैनेजमेंट को इन्फॉर्म करो कि पॉसिबल नहीं हो रहा है, या तो सफिशिएंट एविडेंस इकट्ठा करने के लिए कुछ ना कुछ अल्टरनेट प्रोसीजर्स आप फॉलो करो. एंड दिस वाज द लास्ट पैरा दैट यू शुड हैव रिटन. सो कैन आई से पूरा का पूरा लिमिटेशन का जो आंसर है वो आपको यहाँ पे छाप लेना था. क्वेश्चन 4A की मैं बात करूँ तो आपको सबसे पहला क्वेश्चन ईजमेंट पूछा था. व्हाट इज लाइसेंस अंडर द इंडियन ईजमेंट एक्ट. आई थिंक वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन. आपके टेक्स्ट बुक में पूरा का पूरा डेफिनेशन यहाँ पे छपा हुआ है. सो दिस वाज द होल डेफिनेशन दैट यू हैड टू राइट. डेफिनेटली आपको सिर्फ ये नहीं लिखना होता है, लीज के बारे में थोड़ा बहुत समझाना भी चाहिए, लाइसेंस के बारे में थोड़ा बहुत समझाना भी ज़रूरी है. ठीक है, नॉट लीस्ट लाइसेंस के बारे में. While forming an opinion, comment on the reliance put by the opinion giver on the certificates of public official. अगर कोई भी, जैसे कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ फैक्ट्स ऑफ द केस में सबसे पहला आता है रिलायंस ऑन सर्टिफिकेट्स ऑफ पब्लिक ऑफिशियल. तो यहाँ पे अगर आप कोई भी पब्लिक ऑफिशियल के ऊपर रिलायंस रखते हो, डेफिनेटली वो आपके लिए एक प्राइमा फेसी एविडेंस बन जाता है कि पब्लिक ऑफिशियल ने भी देखो कुछ ऐसा ही बोला है और मैं भी ऐसा ही बोल रहा हूँ, तो मैं जो बोल रहा हूँ वो जो बोले हैं वो सेम है, या जो हम जो समझे हैं, जो लीगल कंक्लूजन हम समझे हैं वो सेम है. सो व्हाट यू सी ऑन द स्क्रीन इज द पैराग्राफ्स व्हिच यू जस्ट हैड टू रिटन इट इन अ स्टेटमेंट फॉर्मेट. ई स्टैंपिंग और उसके बेनिफिट्स बहुत सारे हैं. ठीक है, स्टैंपिंग करना अच्छा है, एक कंप्यूटर बेस्ड एप्लीकेशन है ये तो. ठीक है, एंड या इट इज़ बेनिफिशियल, जैसे कि ई स्टैम्प्स लेस कंज्यूमिंग है, एक्सेसिबल है, कॉस्ट सेव करते हैं. इट्स जनरेटेड एज स्टैम्पर प्रूफ, यानी कि कोई इसको म्यूटिलिएट नहीं कर सकता है. यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर मिलेगा जो इजीली एक्सेसिबल होता है, सिक्योर होता है और फ्रेंडली होता है. तो पहले ई स्टैंपिंग के बारे में बताना चाहिए था कि हर डीड को स्टैम्प करना ज़रूरी है, मोस्ट ऑफ द डीड्स को. एंड देन डेफिनेटली द बेनिफिट्स ऑफ ई स्टैंपिंग एज आई हैव रिटन ओवर हियर. फ्रॉम व्हाट आई फील क्वेश्चन 4 ज़्यादा ईजी था कंपेयर टू क्वेश्चन 4A. एनी विच वे पार्ट 2 पे जाते हैं जो 30 मार्क्स का होता है. सबसे पहला अगेन आपको एक बहुत बड़ा केस स्टडी पूछा गया था, बट अगर आप केस स्टडी नहीं भी देखते तो भी आपको आंसर्स आ जाते. तो पहले केस स्टडी मत देखिएगा, पहले क्वेश्चंस पे चले जाइएगा. क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं ई कोर्ट मिशन प्रोजेक्ट के एंड कौन सी सर्विसेज आपको यहाँ पे मिलती है. ई कोर्ट मिशन प्रोजेक्ट पूरा का पूरा आपके टेक्स्ट बुक में जैसा का जैसा दिया है, आपको सिर्फ लिख देना था. एंड ऑब्जेक्टिव की जो बात है, ऑब्जेक्टिव अकम्पलिशमेंट हमारा एम है. फर्स्टली एंटायर प्रोजेक्ट कॉन्सेप्चुलाइज एंड इम्प्लीमेंटेड एंड फ्री हुआ है. सेकंड, कोर पेरिफेरल मॉडल यूटिलाइज हुआ. एंड थर्ड, ई कोर्ट्स आर फोकसिंग ऑन सिटीजन सेंट्रिक एंड कीपिंग द litigants in mind. Okay, so definitely this was the whole
शॉर्ट क्वेश्चन जो आपको लास्ट में दिया गया है। कौन से ग्राउंड्स पे हाई कोर्ट इंटरवीन कर सकता है इन द रिवीजन प्रोसीडिंग्स? डेफिनेटली हमारे पास ये कुछ है। अगर आपने ज्यूरिस्डिक्शन वेस्ट नहीं हुआ था, ठीक है, फेल हो गए आप ज्यूरिस्डिक्शन जो वेस्ट हुआ था सबऑर्डिनेट कोर्ट, और या तो आपने इलीगली कुछ काम किए हैं। आई होप यू नो कि मैंने आपको याद रखवाया था कि रिवीजन तभी होता है जब कुछ ना कुछ ज्यूरिस्डिक्शन की बातें गलत जाती है, तो ये वाला पॉइंट आपको लिख लेना चाहिए था। ओके, हाई कोर्ट ऐसे ऑर्डर्स करेगा बट कोई ऑर्डर को वेरी या रिवर्स नहीं करेगा, एक्सेप्ट जब उसको लगा कि इफ इट हैड बीन मेड इन द फेवर ऑफ द पार्टी अप्लाइंग वुड हैव फाइनली डिस्पोज द सूट, और इफ इट अलाउज टू स्टैंड वुड ओकेजन ऑफ फेलियर ऑफ जस्टिस, तो ही वो वेरी करेगा, ठीक है। बट अगर अपील लाई होती है तो उसके लिए भी वो वेरी नहीं करेगा। वेदर इट कैन इंटरफियर if it differs from the conclusion of the subordinate court, yes, only on these two circumstances जो मैंने अभी अभी आपको बताए, तो ही वो इंटरफियर कर सकता है, ठीक है। Then Sharma approaches you for seeking guidance on filing a suit against T. Explain कि suit of recovery of interest कैसे फाइल करनी है उनसे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सेम टू सेम पूछा गया था एंड बताया गया था कि जब आपको रिकवरी फाइल करनी है तो केनाई से आपको सूट फाइल करना पड़ेगा, मतलब कि आपको यहाँ पे एक प्लेंट फाइल करना पड़ेगा। तो प्लेंट कैसे फाइल करना है यू ऑलरेडी नो, ठीक है। या तो आप प्लेंट फाइल करो या तो आप रिविजन फाइल करो, बट कौन सा वाला यहाँ पे सूटेबल था? प्लेंट। तो यू जस्ट हैड टू मेक अ स्मॉल प्लेंट, ठीक है। प्लेंट की पूरी जो आपकी फॉर्मेटिंग है वो, ठीक है, आप अपील के बारे में लिखते और फिर प्रेयर्स बता देते, तो यस you should have written about the plaint. Okay, then the last section, question 6 and 6a. All right, 6th में A पूछा है सुदर्शनी approaches the NCLT in some matters, और वो document जो है submit करती है in Tamil. The registry refuses to accept the document. क्या वो refusal चलेगा कि नहीं चलेगा? सबसे पहला तो जब आप ये चीज़ें कहीं ना कहीं फाइल करते हो, अगर एक डॉक्यूमेंट अदर देन इंग्लिश आ रही है तो वो एनसीएलटी को एक कॉपी ऑफ इंग्लिश के साथ ही आएगी, ठीक है। एंड विच इज अग्रीड टू बी बाय बोथ द पार्टीज। ओके, ट्रूली ट्रांसलेटेड कॉपीज होनी चाहिए। अपील पेटिशन शैल नॉट बी सेट डाउन फॉर हियरिंग अंटिल एंड अनलेस ऑल द पार्टीज कंफर्म एंड इंटेंड टू रिलाई ऑन द इंग्लिश थिंग्स। यानी कि क्या तमिल में आना गलत था कि नहीं था? हाँ, वो इंग्लिश लैंग्वेज में आना बहुत बहुत ज़रूरी था ताकि दोनों पार्टीज कहीं ना कहीं एक सेम कॉन्सेंट पे हो। रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ पूर्णबता लिमिटेड इज लोकेटेड इन द सिटी ऑफ उडुपी, ठीक है। इन द मैटर ऑफ रिमूवल ऑफ डायरेक्टर उन्होंने एक नोटिस डिस्पैच करी फ्रॉम अ पोस्ट ऑफिस इन हसन एंड कर्नाटका। शेयर होल्डर ने बोला कि ये नोटिस तो वैलिड है ही नहीं, आप बताइए कि शेयर होल्डर का कंटेंशन सही था कि गलत था। कैन आई से शेयर होल्डर का ये बोलना गलत ही था, क्योंकि डिस्पैच ऑफ नोटिस इज नॉट बैड इन लॉ बिकॉज इट वॉज सेंट फ्रॉम अदर पोस्ट विच इज नॉट सिचुएटेड नियर द कंपनीज रजिस्टर्ड और वर्किंग ऑफिस। अगर नोटिस दी ही नहीं होती तो वो ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट माना जाता, बट यहाँ पे नोटिस दी थी, दूसरी उससे दे दी, तो क्या ही गलत हो गया? कैन आई से इसमें कुछ भी गलत नहीं था, ठीक है। आप लिखते कैसे? यहाँ पे आपको नोटिस के बारे में थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करना था और सीधा कंक्लूजन बताना था कि ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट में नोटिस नहीं देना आता है, बट अगर मैंने कुछ दूसरे पोस्ट ऑफिस से दिया है तो वो चलेगा। एक्सप्लेन द नेचर ऑफ ऑफेंसेस जो कंपाउंड हो सकते हैं एंड ज्यूरिस्डिक्शन बताइए उस कंपाउंडिंग ऑफेंसेस का। कौन सी चीज़ें अब कंपाउंड हो सकती है? फाइन ओनली, और विथ इम्प्रिजनमेंट और फाइन ही हो सकता है, ठीक है। offenses which are punishable with imprisonment only और imprisonment and fine cannot be compounded, ठीक है। तो imprisonment या imprisonment and fine वाली compound नहीं हो पाएगी, ठीक है। इसकी jurisdiction क्या है? power of compounding is vested under NCLT, ठीक है। if the fine does not exceed 25 lakhs the offense can be compounded by the regional director। अगर वो 25 lakhs का फाइन है तो वो NCLT कर लेगा। तो यही छोटी दो बातें उन्होंने आपसे पूछी थी। Going towards 6A, I feel 6A was very 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 easy, ठीक है। रोल बताइए एडजुडिकेटिंग ऑफिसर का टू डिटरमाइन द क्वांटम ऑफ फाइन, ठीक है। अगर क्वांटम ऑफ फाइन अगर आपको करवानी है
कौन से फैक्टर्स आप लेने वाले हो बिफोर इम्पोजिंग सच अ पेनल्टी? कैन आई से आप देखने वाले हो कि डिस्प्रोपोर्शनेट गेन कितना हुआ है, अनफेयर एडवांटेज कितना हुआ है, अमाउंट ऑफ लॉस कितना हुआ है, एंड रेपिटेटिव नेचर ऑफ डिफॉल्ट क्या है. ठीक है, तो आप सबसे पहला शो कॉज नोटिस देकर उनकी डेट ऑफ अपीयरेंस फिक्स करोगे, पर्सनल हियरिंग होगी, अपॉर्चुनिटी टू प्रोड्यूस एविडेंस होगा, और फिर बोर्ड डिसाइड करेगा कि भाई अब तो पेनल्टी लगा देते. तो यानी कि आपको ये पूरा का पूरा प्रोसीजर थोड़ा सा बोलना था फॉर 5 मार्क्स, एंड आपको फैक्टर्स बोलने थे जो कि लिए जाएंगे फॉर सेटिंग अप द पेनल्टी. ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आईसीएसआई उन्होंने क्लियर कट पूछा था. गाइडलाइंस कौन से हैं फॉर द अटायर एंड कंडक्ट ऑफ द कंपनी? कैन आई से मेल मेंबर्स का प्रोफेशनल ड्रेस लिखना था, फीमेल मेंबर्स एम्प्लॉयमेंट का, प्रैक्टिसिंग सीएस को क्या पहन के जाना है. This was the only thing which was asked. I think very simple once again. Explain the appellate authorities under Competition Act. Also again an easy question. आपके पास 3 ही थे, NCLAT, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट. अब इतना तो नहीं लिख सकते, बट यू नीड टू एक्सप्लेन इन डेप्थ. पहले कॉम्पिटिशन एक्ट समझाना है, फिर समझाना है कि कॉम्पिटिशन एक्ट में प्रॉब्लम्स किस तरह के हो सकते हैं, और उस प्रॉब्लम्स को सुलझाने के लिए हाई कोर्ट, NCLAT और सुप्रीम कोर्ट बना हुआ है. So this is how the whole paper was. I think you should have started with 6A first. ठीक है, वो बहुत अच्छा क्वेश्चन था. देन आप चले जाते टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 4 जो अच्छा था. क्वेश्चन नंबर 3 वॉज एक्सलेंट. आई फील तीनों के तीनों ऐसे ऑन पॉइंट थे. ठीक है, फिर आप आई थिंक चले जाते क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर भी. ठीक है, वो भी आपको सीधा टेक्स्ट बुक से ही मिलना था. देन क्वेश्चन 2 आई फील okay. Then question number 5, yeah, I feel this is how you should have attempted your questions over here. ठीक है, so I hope there are a lot of covenants which were asked, a theory. So nevertheless, who all are attempting now, please focus that you don't just read 3 to 4 covenants and go, because a lot have been asked. All right. I wish you all the best for your results, and for the people who are going to appear soon, all the very best for your exams. Okay. In case of any doubt, definitely you can contact JK Shah classes, and do let us know what your marks are. Thank you so much, and we meet for another postmortem series soon.